हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल HD1 पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि आपका प्राचीन भारत का ये पार्ट 7 है। तो इससे पहले दोस्तों आपको 6 पार्ट मिल चुका है इस इतिहास का, यानी कि प्राचीन भारत से। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है मौर्य उत्तर काल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ जो मैं बुक कवर करवा रहा हूँ, लूसेंट का बुक कवर करवा रहा हूँ, जिसमें आपका टोटल जो है 60 प्रश्न है उत्तर मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य उत्तर काल से यहाँ पे 60 प्रश्न है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा मौर्य उत्तर काल से। इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC CGL हो, UPSC हो, NTPC हो, CGL हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, RPF हो, कांस्टेबल हो, SI हो, NDA हो, नेवी हो, FCI हो, GD हो, ETC, कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये आ गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों आपका किस काल में? कुषाण काल में। किस काल में बनाई गई है? आपका कुषाण काल में बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? जिसको कलिंग नरेश को जो हराया था अशोक ने, तो ये किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका जो है चेदी वंश से संबंधित है। किससे? चेदी वंश से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी? देखिए, बृहदत्त का हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? 1885 में। कब किया था? 1885 ईसा पूर्व में किया था। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका पुष्यमित्र। ऐसा किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। बृहदत्त की हत्या कर दिया था। मौर्य सम्राट था, ये अंतिम सम्राट था बृहदत्त, और इसका हत्या करके खुद इन्होंने अपना एक सम्राट तैयार कर लिया और इसका नाम रखा शुंग वंश। ठीक है, और कब किया था? 1885 ईसा पूर्व में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोने का सिक्का वगैरह जो होता है हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो नियमित रूप से यहाँ पे याद रखिएगा, नियमित रूप से सोने का सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे दोस्तों आपका किसने? तो ये कुषाण ने। किसने चलाया था? कुषाण ने चलाया था नियमित सोने के सिक्के। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का। यहाँ से पूछा है गया है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? कहने का मतलब ये जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश की स्थापना किया था, ये पहले मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था इसका राजकीय सेना में एक पद पे था, तो आसीन था। तो किस पद पर था ये? तो ये था दोस्तों आपका सेनापति के पद पर। किसके पद पर था? सेनापति के पद पर था। और इसको बहुत आसानी हुआ था इस पद से इसको हत्या करने में और अपना राज स्थापित करने में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे चंद्रगुप्त का बात चला और अशोक का दोनों का उल्लेख हुआ है। तो किस अभिलेख में हुआ है? तो ये अभिलेख जो है आपका महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बारे में है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कण्व या कान्व वंश के संस्थापक कौन था? कण्व या कान्व वंश के संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक था दोस्तों कौन था? तो वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ी किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किया था? जो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ी किस प्राकृतिक ग्रंथ का रचना किया था? तो ये रचना किया था वृहत कथा। वृहत कथा का रचना किया था। किसने किया था? जो ये गुणाढ़ी किया था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था ये था शिमुख। कौन था? शिमुख था। सी ऑप्शन सही है। आंसर जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आप लोग को।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ। किसका निर्माण इसमें शुंग काल में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो शुंग काल में निर्माण हुआ था ये हुआ था दोस्तों सांची का स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, ये दोनों का जो निर्माण हुआ था ये भी आपका शुंग काल में हुआ था। भाजा स्तूप, इसका भी निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरहुत का स्तूप, इसका भी, यानी कि उपयुक्त सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी का जो है शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। किस काल में? शुंग काल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया सातवाहनों में पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो किसमें ये काम किया था ये पूछा गया है। तो ये काम किया था मौर्यों के अधीन। किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन किया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। इसमें पूछा गया कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि धारण किया था। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण किया था या सीजर की उपाधि ग्रहण किया था। तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा जो किया था दोस्तों ये किया था कुषाण ने। किसने किया था? कुषाण ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था। तो बौद्ध जो बना था ये बना था कनिष्क। किसने बना था? कनिष्क बना था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का ये रहा। इसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। यानी कनिष्क को जो बौद्ध बनाया गया था किसके प्रयास से बना था। तो ये बना था अश्वघोष के प्रयास से। किसके बना था? अश्वघोष के प्रयास से बना था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अभी पुरुषपुर पेशावर के नाम से जाना जाता है जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 16 नंबर का पूछा गया कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। किससे था? चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो अभी अभी बताया था मैं पुरुषपुर जो है पेशावर का पुराना नाम है और ये पेशावर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। यानी अपने पुत्र को राजकाज का भार दे दिया था और ये इन्होंने बौद्ध धर्म को बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। ऐसा किसने किया था? तो ऐसा किया था मिनांडर ने। किसने किया था? मिनांडर ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ से पूछा है चरक किसके राज चिकित्सक था। ये जो चरक थे किसके राज चिकित्सक थे ये पूछा गया है। ठीक है ना। चरक जो है दोस्तों ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। सॉरी हर्ष के थे। ये किसके थे? हर्ष के थे। तो नहीं कनिष्क ही थे। सॉरी मैं कनिष्क में कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा तो ये दोस्तों इसके लिए सॉरी, क्योंकि कनिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किया। तो हिंदू यूनानी राज्य का स्थापना जो मौर्य काल में किया था ये किया था दोस्तों डेमेट्रियस। किसने किया था? डेमेट्रियस किया था। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का जो कारण था ये आपका प्राचीन वैदिक कला या गंधार या क्या चीज़ का इनमें सही आंसर होगा। तो ये था दोस्तों गंधार कला। गंधार कला के लिए जो है कि तक्षशिला काफ़ी प्रसिद्ध था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान को पेरिलिपस ऑफ द एरिसियन सी में पौड के नाम से संबोधित किया गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिसियन सी में पौडके के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे अरिका मेड जो है या अरिका मेडू कहे या अरिका मेड जो है इन्हीं को क्या कहा था? पौडके कहा गया था। किस में कहा गया था? पेरिप्लस ऑफ द एरिसियन में सी में कहा गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था।
तो सबसे पहले यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोना का सिक्का अगर सिंपल भाषा में बोले तो सबसे पहले किसने चलाया था, ठीक है ना, किसने चलाया था, ये बात पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो आपका सोना का सिक्का चलाया था इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। किसने चलाया था? भारत में इंडो बैक्टीरियन ने सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर में। यहाँ से पूछा गया कि मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है। मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाह दिया हुआ है, इनमें से कौन नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे आरिकामेडु ये था मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं नीचे तो ये आपका बारवेरिकम है, ठीक है, बारवेरिकम है। बेरीगाजा यानी भड़ोच ये भी है, बेरीगाजा भड़ोच, आपका बारवेरिकम और आपका आरिकामेडु। ये तीनों का तीनों जो है ना दोस्तों, 1 2 3, ये तीनों का तीनों क्या है, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ से आपका जो गलत आंसर है असत्य वाला चुनना था, बी है यानी कोचीन, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ से पूछा किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है, यानी कुषाण काल में जो मूर्ति का निर्माण हुआ था किस संग्रह में सबसे अधिक है। तो मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक है। कहाँ पे? मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो है तमिल एवं चेरों ने रोम के साथ व्यापार आरंभ किया था। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किया था। सोने का सर्वाधिक सिक्के जो स्टार्ट किया गया था वो अब देख चुके हैं वो वाला क्वेश्चन। और ये सोने का सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किया था। तो सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जो है कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? कुषाण के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसे यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। यहाँ पे सोना याद रखिएगा, चांदी, तांबा, सीसा, ये चारों अगर मटेरियल मिला दिया जाता था और सिक्का बनाया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था करसापन। क्या कहा जाता था? करसापन इसका नाम दिया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी। सातवाहनों के समय में मुद्रा यानी कि रुपया जो है, रुपया सिक्का किस धातु की सबसे ज़्यादा बना था। तो सबसे ज़्यादा जो सिक्का बना था ये सीसा के बना था। किसके शासनकाल में? सातवाहनों के समय में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि ईसा पूर्व 2री सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था। तो ये राज्य था आपका विक्टोरिया। कौन सा था? विक्टोरिया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कनिष्क के समकालीन कौन थे। इनमें कनिष्क के समकालीन पूछा है तो कनिष्क के समकालीन आपको ढूंढना है। ये थे दोस्तों नागार्जुन, याद रखिएगा, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीनों का तीनों जो थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। क्वेश्चन में कोई एक देके भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 32 नंबर का। पूछा गया कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो लाया था, इनकी मिलिट्री गवर्नमेंटशिप जो लाया गया था, सबसे पहले लाया गया था ये ग्रीक के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ किया था। यानी करमुक्त भूमि और जो गांव होता है वो देने का अनुदान की प्रथा आरंभ किया था। सबसे ज़्यादा पहले किसने किया था? तो ऐसा जो किया था ये किया था दोस्तों सातवाहन शासक। कौन किया था? सातवाहन शासक किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 34 नंबर का कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम अनुमान है। यानी जो आक्रमण किया था उसका इसमें सीरीज कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है यूनानी
शक, कुषाण। पहले यूनानी किया था आक्रमण, उसके बाद शक किया था, उसके बाद कुषाण किया था। ठीक है, सबसे पहले यूनानी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है आपसे कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। यहाँ पे पर्दा जो है, जो बुर्का वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो उसका शुभारंभ किसने किया था। तो उसका शुभारंभ जो किया गया था, ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था। मुक्तिदाता की या त्रातार की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये धारण किया था दोस्तों शक ने, शक शासकों ने किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के द्वारा जो है ये रेशम मार्ग का यानी कि सिल्क रूट का आरंभ किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुतों बार आ चुका है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो क्षत्रप प्रणाली का जो प्रयोग किया था, तो ये किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका शकों ने। शकों ने कौन सा प्रणाली स्टार्ट किया था? क्षत्रप प्रणाली स्टार्ट किया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी। तो सोने के मोहर, सब मोहर पूछ रहा है यहाँ पे। तो सोने की मुद्रा यानी सोने की मोहर सबसे ज्यादा किसने चलाई थी? तो ये चलाया था कुषाण शासकों ने। किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। किस कुषाण शासक, यहाँ पे स्पेशल कुषाण शासक के बारे में पूछा गया है। तो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया था? तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाया था, किसने चलाया था? तो ये चलाया था दोस्तों विम कडफिसस। किसने चलाया था? विम कडफिसस चलाया था। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 41 नंबर का। पूछा गया कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे या किसके दरबार में ये रहते थे। तो चरक और नागार्जुन जो है दोस्तों, ये जो है ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक खास करके याद रखिएगा, नागार्जुन ये दोनों के बारे में याद रखिएगा। ये कनिष्क के दरबार में थे या कनिष्क के समकालीन। इसको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किसके समकालीन था, तो समकालीन पूछा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे कनिष्क के समकालीन चरक और नागार्जुन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था। तो देखिए सेंट थॉमस जब भारत आया था तो उस समय यहाँ पे किसका शासन चल रहा था? तो उस समय यहाँ पे गोंदो फिरनस के शासनकाल चल रहा था। किसका? गोंदो फिरनस का शासनकाल चल रहा था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 43 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। 78 ईस्वी से क्या हुआ था? शक संवत आरंभ हुआ था। ये भी याद रखिएगा 78, यहाँ पे ई याद कर लीजिए 78 ईस्वी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा, ये पूछा जाता है। तो शक संवत का प्रारंभ जो 78 ईस्वी से हुआ था, ये कौन किया था? तो इसका आरंभ किया गया था दोस्तों कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, क्योंकि ये शक संवत, ये शासक जो था शक वंश से था, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। शुद्ध संस्कृत में यानी कि संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था दोस्तों शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जो है सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत का यानी कि पूरा संस्कृत में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। देखिए अभी है, वर्तमान में तक्षशिला है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन तक्षशिला जगह है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था पाकिस्तान में था, अभी भी ये पाकिस्तान का ही भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि
किसका समकालीन था। देखिए पूछ लिया ना, तो ये जो व्याकरण पतंजलि है, ये पतंजलि है, किसका समकालीन था, तो ये समकालीन था दोस्तों आपका पुष्यमित्र शुंग का। किसका था, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था आपका पतंजलि, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो यहाँ का महान शासक जो था दोस्तों ये था खारवेल। कौन था, खारवेल था, जिनको इन्होंने अशोक ने हराया था और बहुत जो है कि नरसंहार अशोक के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कनिष्क के शासन का काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो देखिए यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। और ये कौन सा संगीत ये था जो कनिष्क के शासनकाल में जो ये बौद्ध संगीति था, चौथा था। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है 48 का। बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था ये हुआ था वास्तुकला में। किसमें हुआ था, वास्तुकला में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 50 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। ये तो आपको सभी को पता है, जो कनिष्क है इन्होंने बौद्ध धर्म को माना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खास करके और डीप में पूछा है कि कौन से किस ये भाग का अनुयायी था, यानी कि दो यान, महायान और हीनयान दो था, तो ये किसका था, तो ये था महायान का। महायान बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था कनिष्क, याद रखिएगा। 50 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से आरंभ किया था। ये जो सातवाहन शासक था आरंभिक दिन में कहाँ से अपना शासन प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले इन्होंने जो शासन प्रारंभ किया था ये किया था दोस्तों महाराष्ट्र से। कहाँ से किया था, महाराष्ट्र से किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 52 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा उस कला को कहा जाता है गंधार कला। क्या कहा जाता है, गंधार कला जाता है। एग्जाम में बहुतों बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहता है 53 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान जो जगह है ये थी। पैठन या प्रतिष्ठान कहे तो ये सातवाहन राज्य की राजधानी थी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 53 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 54 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। यानी कि यहाँ पे पूछा उत्तर पश्चिम, उत्तर या उत्तर पश्चिमी दोनों जगह, तो सबसे ज़्यादा जो तांबे का सिक्के जारी किया गया था ये किया गया था दोस्तों कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 55 नंबर का। यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जो अभिलेख है वो अभिलेख है आपका हाथी गुफा। कौन सा है, हाथी गुफा है। इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर का है। पूछा गया किस चीनी जनरल को कनिष्क को हराया था। किसके चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, यानी कि ये जो है कनिष्क को भी हरा दिया था। तो कनिष्क को हराने वाला जो जनरल था ये था दोस्तों पेन चाओ ने ये कनिष्क को हराया था। जनरल था ये चीनी का, यानी कि चीन देश का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 57 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती का नाम महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है। यहाँ पे याद रखिएगा जो गाथा सप्तशती, ठीक है, इसका नामक जो बुक है इसका प्रकाशन किया था, यानी कि रचना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों हाल के द्वारा। किसके द्वारा, हाल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 58 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था, तो शुंग के बाद जो राज्य किया था भारत पर ये किया था कण्व वंश ने। किसने किया था, कण्व वंश ने किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 59 नंबर का।
यहाँ से पूछा गया है कि सातवाहनों शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी ये थी दोस्तों प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। ए ऑप्शन सही है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर 60 नंबर पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था मौर्यों के बाद, ये किसका था? तो सबसे प्रभाव इसके बाद जो छोड़ा था ये सातवाहन वंश था। कौन सा? सातवाहन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका मौर्य उत्तर काल से कवर किया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर एक बार में याद नहीं है तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, दोबारा वीडियो को देख लीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।